चलिए तो आज न्यूज़ चालू करते हैं। आप सब लोगों ने गूगल का नाम सुना है ना? हाँ, गूगल। बट पता है गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फ़ाबेट। नहीं पता होगा बट मैं बता देता हूँ। और गूगल के पास क्या क्या प्रोडक्ट है? कुछ लोग बोलेंगे गूगल क्रोम है। वेल, यू आर राइट। गूगल ड्राइव है, गूगल मैप है। कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एंड्रॉयड भी है ना, जो आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गूगल प्रोडक्ट। कैसे? एक्चुअली इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसको ओपन सोर्स कर दिया कि आप सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग देयर एप्लीकेशन ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो यूँ समझ लीजिए कि जो एंड्रॉयड है उसका बेस गूगल ने तैयार किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू नो देन यू ऑल्सो नो कि गूगल क्रोम भी तो उनका ही है। और जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, गूगल क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे अदर ब्राउज़र हो, ब्रेव ब्राउज़र हो, उन सब का भी जो कोड या लेयर्स लगाई गई है वो भी क्रोमियम के ऊपर लगाई गई है। और क्रोमियम भी ओपन सोर्स है और जो गूगल नहीं बनाया है। इसीलिए तो अभी पंगा हो रहा था कि गूगल जो अपना एड्स स्किप करने नहीं दे रहा था, एड ब्लॉकर में ब्लॉग नहीं करने दे रहा था, क्योंकि बेस प्रोजेक्ट उसका है, उसको पता है कौन सा कोड है वहाँ पर। हाँ, सफारी उसका नहीं है, तो सफारी में अभी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे पहली न्यूज़ इसी चीज़ से रिलेटेड आने वाली है। आप और मैं गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सडनली आपका गूगल क्रोम स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया और आपको मैसेज आ रहा है कि आपका यहाँ पर लॉगिन हो गया है, ये पैसा उड़ गया है, और बहुत सारी एक्टिविटी आपको मेल आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली, जहाँ पर गूगल के क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ हैकिंग एक्टिविटी हुई। दरअसल हुआ क्या था, गूगल क्रोम पर आप सब जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उन्होंने एड ब्लॉकर का नाम तो सुना ही होगा, जो एड को ब्लॉक करता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग एक्सटेंशन है ना, उसमें से जो 17 एक्सटेंशन थे उनके ऊपर हैकर्स ने उसको हैक कर लिया था। बट हुआ क्या, एक्चुअली हैकर्स ने टारगेट किया था बहुत सारे डेवलपर्स जिनका क्रोम पर कुछ न कुछ एक्सटेंशन है, और उनको उन्होंने फिशी ईमेल भेजा। तो जिन्होंने भी उस ईमेल को क्लिक किया, उन सब के जो क्रोम एक्सटेंशन के कोड थे उसमें जाके कुछ बग इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद तो आपको पता ही है, जब बग इंस्टॉल हो गया तो जिन लोगों ने उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया या फिर उस अपडेट में लिया, उन सब के कंप्यूटर में वायरस आ गया। वायरस नहीं बोलूँगा, बट एक प्रोग्राम आ गया जिसने क्या किया, उनकी सारी यूज़र इन्फॉर्मेशन एक सर्वर पर भेज दी, और वो वियतनाम से ऑपरेट हो रहा था। तो सारी चीज़ें हैकर्स के हाथ लग गई। ये बात है 15 दिसंबर को हुआ था, और इसमें ओवरऑल 6.5 लाख यूज़र्स अफेक्ट हुए हैं। और जो लोग उन एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे होंगे, आप सोच सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होंगे, प्लस उनके पास कुछ तो डेटा होगा, कुछ तो क्रेडेंशियल उनके यूज़फुल होंगे। तो जब भी अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो ना, तो आप पहले क्रोम के एक्सटेंशन अनइंस्टॉल करना चालू कर दीजिए, और आपकी जो पासवर्ड है उनको भी आप प्रोटेक्ट करना चालू कर दीजिए। और ये टोटल मिला के 143 कंट्रीज़ में हुआ है। एक में हुआ होता तो मान लेते, 143 कंट्रीज़ किसको बोलते हैं। अब इसमें जो मेजर एक्सटेंशन थे वो थे शॉपिंग असिस्टेंट प्रो, क्विक ट्रांसलेट, पीडीएफ कन्वर्टर प्लस। जो भी इन क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे थे उसमें से 43% लोगों ने बोला है कि हमारे साथ कुछ अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हुई है। अगर आप टेक्निकल डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो ये उनकी मेथड थी। APT27 ग्रुप ने इस कारनामे को अंजाम दिया था वियतनाम से, और उन्होंने कुछ एक्सप्लॉयटेशन यूज़ किया। जैसे ये चीज़ हुई, फिर गूगल आ गया है, उन्होंने अपनी कुछ एडवाइजरी दी और उन्होंने बताया कि जो भी अफेक्ट हुए हैं अपना पासवर्ड चेंज कर लो, अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर लो, और अपना लॉग एक्टिविटी देख लो। लॉग एक्टिविटी क्या होता है, जब भी आप कहीं पर भी कुछ करते हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका लॉग रखती है कि इस टाइम पे इसने लॉगिन किया, इस टाइम पे ये यहाँ गया, वो किया। तो लॉग एक्टिविटी देख के पता चल जाता है कि जो मैंने नहीं किया वो भी हो रहा है, इसका मतलब किसी ने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है मेरे अकाउंट के साथ। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। टाटा मोटर्स की जो ईवी व्हीकल्स थी उसमें उन्होंने कुछ अपडेट डाला है, मतलब उसमें कुछ तो अपडेट किया है जिसकी वजह से उनकी जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ गई है, मतलब उनका जो किलोमीटर्स है वो बढ़ गया है, मतलब इनकी ईवी रेंज बढ़ चुकी है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है। बेसिकली टाटा की ये 4 गाड़ियाँ हैं, नेक्सॉन, कर्व, पंच, हैरियर। ईवी सेगमेंट में अच्छा खासा सेल हो रही है। तो इन 4 गाड़ियों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे आपकी गाड़ी 1 घंटे में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। अभी तक तो मोबाइल में टेक्नोलॉजी आई थी कि हम लोग 2 घंटे में अपना मोबाइल फुल्ली चार्ज कर सकते हैं, वो भी अभी 1 घंटे हो गए। अब सोचो, आपको अगर कार से बाहर जाना है, आप नीचे कार को चार्ज पे लगा के आप नहा धो के बाहर निकले, इतने में कार फुल्ली चार्ज। अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो फिर तो भाई मज़ा आने वाला ईवी स्पेस में। मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ें लेके आना चाहिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया की जो सबमरीन है ना, उसमें कुछ एनहांसमेंट हुए हैं और उसकी वजह से हमारी सुरक्षा में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। एक्चुअली उसमें AIP इंटीग्रेशन हुआ है। जिनको AIP इंटीग्रेशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं बता देता हूँ कि जो भी पनडुब्बी सबमरीन होती है उसको क्या करता है, वहाँ पर एक फ्यूल इंजन होता है जो डीजल को बर्न करता है और अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हुआ, उसके प्रपोल्शन करने हुए, जो भी करना हुआ।
तो अभी AIP टेक्नोलॉजी में क्या होता है, दो तरह की टेक्नोलॉजी आती है। एक होता है फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी। अब मोटा मोटा तौर पे हुआ क्या है कि कुछ ऐसी टेक्निक मिल गई है जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है सबमरीन चलाने के लिए, जो सबमरीन के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा सकेगा और उसके लिए आपको बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज पहले क्या हुआ करता था कि सबमरीन को सतह पे आना पड़ता था ताकि वहाँ से ऑक्सीजन ले सके, ताकि उसका फ्यूल अच्छे से बर्न हो सके। आपको पता है ना, डीजल इंजन में अगर आपको कुछ भी चीज़ जलानी हो, डीजल इंजन की क्या बात करूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको जलानी हो तो फिर आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। बट यहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन मिल जाती है और अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो ये अच्छी बात है, मतलब AIP इंटीग्रेशन हो गया तो अभी डीजल की नीड भी कम हो गई, प्लस अभी हमारी इफिशियंसी बढ़ गई तो हम ज़्यादा देर सतह के अंदर रह सकते हैं और ज़्यादा गहराई तक भी जा सकते हैं। तो हमको तो फ़ायदा ही होने वाला है ना। अभी आज की बात नहीं है, बहुत पहले से हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। तो जो मजगांव डॉग लिमिटेड है उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2023 में 1990 करोड़ में, और तब से अब तक कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये रिसर्च चली रही थी और अभी जाके इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिला है एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर अस। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अदानी ने कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस किए हैं। एक्चुअली अदानी एंटरप्राइजेस ने जो विलमार एंटरप्राइजेस था उससे एग्जिट किया है। अब इसके कारण तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, बट मुझे जो लगता है वो ये है कि इनको जो भी अपने लॉसेस थे उनको कट डाउन करना था, और जो भी इनकी वीक आर्म थी उनको उससे उनको आउट होना था। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अपने अदर चैनल बना लूँगा, तो वहाँ जाके आप पूरी चीज़ें देख पाएंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। US की जो ट्रेजरी है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। ये सेकेंड न्यूज़ होगी ना सिक्योरिटी की। अब हुआ क्या है वो बता देता हूँ। एक्चुअली USA में क्या है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जहाँ पर बेसिकली फाइल्स रखी जाती है, क्लासीफाइड फाइल्स रखी जाती है, वहाँ पर कुछ ब्रीच हुई। तो उनको पता चला कि यार हमारे सिक्योरिटी में तो किसी ने सेंध लगा दी। अभी मेथड ऑफ एक्सेस अगर बताया जा रहा है तो वहाँ पर कोई एक कंपनी थी जो उसकी सिक्योरिटी मेजर करती थी। तो उस सिक्योरिटी वाली कंपनी के सर्वर पे जाके कुछ चीज़ें अपलोड की गई और वहाँ से फिर यहाँ का एक्सेस लिया गया। एक्चुअली ये बताया जा रहा है और उनका कहना भी ये है कि ये चाइना ने स्पॉन्सर किया है, मतलब चाइना के किसी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। बट अगर देखा जाए तो चाइना और अमेरिका की वॉर है ना, वो बहुत टाइम से चलती आ रही है और मुझे जहाँ तक लगता है भाई चाइना हमेशा अपर हैंड रखता है। चाहे आप उसके ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा दो, चाहे उसके ऊपर कुछ भी लगा दो, शो ऑफ में ज़रूर अमेरिका आगे, टेक्नोलॉजी वाइज चाइना कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। मैजिक पिन का IPO आने वाला है। मैजिक पिन क्या है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ कवर की थी। मैजिक पिन एक डिलीवरी सर्विसेज है जो पिन कोड पर डिलीवरी अवेलेबल करवाती है। बट ये क्या है, ये फास्ट डिलीवरी सर्विसेज से, और उन्होंने दिल्ली में अपना पायलट लॉन्च किया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये अभी मुंबई, पुणे, बैंगलोर और अदर सिटीज़ में भी कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में बेसिकली, और वहाँ पर भी इनको अच्छा रिस्पांस मिले। बट उसके लिए इनको पैसा चाहिए, तो ये IPO लाएंगे और उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उससे फिर ये फास्ट डिलीवरी करेंगे अदर सिटीज़ में भी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला है। बेसिकली ये कंपनी जो है ये क्या करने वाली है कि ये क्या 2500 करोड़ का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है। मतलब ये AI को इंटीग्रेट करेगी और किराना स्टोर को डायरेक्टली सप्लाई करेगी अपना माल। एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, शैम्पू और बहुत सारे जो किराना पे बिकते हैं बेसिकली। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते थे अभी तक, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर फिर किराना पे डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब ये लोग डायरेक्टली किराना पर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पहले जो ये पायलट लॉन्च हो रहा है ये 12 मेट्रोपोलियन एरियाज़ में लॉन्च हो रहा है, और टोटल जो FMCG का 45% मार्केट शेयर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। वैसे तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट 45% इज़ अ ह्यूज नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक PSU है और PSU इतना अच्छा कर रहा है, रियली कमेंडेबल जॉब। अब ऐसा नहीं कि ये पहला है जिसने इनिशिएटिव लिया है, इससे पहले जब फ्लिपकार्ट था उस टाइम पे भी सेम चीज़ ट्राई की गई थी, और फिर जियो मार्ट ने भी इस चीज़ को ट्राई किया था। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो अच्छा हो जाता है, बट जो रूरल और जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और ये मॉडल जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाता। और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका बिजनेस आप खा रहे हो इस मॉडल के थ्रू, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट सेल कम कर देते हैं और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बट पता है इसमें एक चीज़ इनको एडवांटेज क्या है, बट इन्होंने एक अपनी शिखर ऐप निकाली है जो कोई भी किराना वाला यूज़ कर सकता है और माल थोक में मंगा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ONDC से भी इनका इंटीग्रेशन हो गया है, और ONDC से इनका AI के थ्रू इंटीग्रेशन हुआ है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑर्डरिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी। और ONDC तो अभी आगे जाके बढ़ने वाला, जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ कि इंडिया का अमेजोन ONDC है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जियो और एनवीडिया का कोलेब्रेशन चल रहा है। एक्चुअली मैंने अंबानी जी का इंटरव्यू देखा था एनवीडिया के CEO के साथ, उसमें वो बता रहे थे कि मैं एनवीडिया को ऐसे परसीव करता हूँ जैसे एनवीडिया मतलब विद्या, एंड आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड बाय दैट एक्सपीरियंस। और अभी इनका कोलेब्रेशन सामने आ गया है। अभी इस कोलेब्रेशन में होगा क्या, जियो AI स्पेस में उतर रहा है,
तो यहाँ से इनको GPU मिल जाएंगे और GPU को मिला के ये लोग मुंबई में अभी तो कुछ इन्होंने 5 कुछ लोकेशन सेलेक्ट किए जहाँ पर अपने सेंटर डालेंगे, वहाँ पर रिसर्च भी होगी और AI के बहुत सारे मॉडल ट्रेन भी होंगे। मतलब AI मॉडल को ट्रेन करने की कैपेसिटी और रिसर्च की कैपेसिटी भी इंडिया के पास आ जाएगी इस डील के थ्रू, और इससे 48,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने वाली है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO आने वाला है। वैसे अगर इसकी इशू डिटेल्स पे जाएं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डिटेल वीडियो बाद में मैं कवर कर लूँगा। इस IPO में ये लोग 260 करोड़ रुपीज़ रेस करने वाले हैं, जिसमें ये 66.7 लाख के शेयर्स देने वाले हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी और जिस प्राइस पर ये मार्केट में आएगा वो रहेगा 380 से 390 रुपये, और इसमें पर शेयर की साइज़ रहेगी 38 इक्विटी शेयर्स। जिसको इस कंपनी के बारे में नहीं पता है उनको बता देता हूँ, ये एक्चुअली ट्रैक्टर मेजरली मैन्युफैक्चर करती है और हरियाणा, पंजाब इधर इनका ज़्यादा बिजनेस चलता है। अभी मुझे पता नहीं, अगर आप में से किसी के पास इसका ट्रैक्टर हो और उसने यूज़ किया हो तो मुझे बताओ कि ये कंपनी कैसी है और इसका IPO कैसा जा सकता है, क्योंकि इसका नॉर्थ में तो अच्छा खासा क्रेज़ है। और देखने वाली बात ये होगी कि अभी इंडिया में कैसा परफॉर्म करती है। मैंने BSNL की अभी तक 2 न्यूज़ कवर की है। फर्स्ट उन्होंने जहाँ पर वो वाईफाई और 5G लॉन्च किया था वो वाली। सेकंड मैंने जो कवर की थी उसमें मैंने बताया था कि BSNL ने अभी 5,000 करोड़ का लॉस किया है और वो एम कर रहे हैं कि वो अगले साल तक 500 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। कि ये जो प्रॉफिट करने वाले हैं इसकी कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई है। देन फिर एक और न्यूज़ आती है कि ये VRS ऑफर कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, और वही हुआ एक्चुअली। VRS ऑफर कर रहा है। VRS का मतलब होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस। इसका मतलब ये होता है कि जो एज्ड पर्सन होते हैं 45 एंड 50 के अबव जो कंपनी में, जो वैसे भी यूजफुल वर्कफोर्स है ही नहीं, जिनका दिमाग चलता नहीं है और वो उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, तो उनको बोलते हैं कि आप क्या है अपफ्रंट पैसा ले लो और कंपनी को छोड़ दो, जिसमें क्या होता है रिमेनिंग ईयर्स का 25% आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो प्रीवियस जितने भी साल आपने काम किया उसका एक पर ईयर के हिसाब से कुछ अमाउंट फिक्स करके उतना दे दिया जाता है, और उसके बाद जो उनको पेंशन का बेनिफिट मिलता है वो सब दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा लार्ज नंबर है ना वो ऑफटेक हो जाता है। और अगर आप BSNL की बात करेंगे तो अराउंड 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है जिनका एज ग्रुप 45 या फिर 50 से अबव है। तो इसके लिए इन्होंने ये निकाल तो दिया है, बट कुछ लोग हैं जो विलिंगली जाना नहीं चाहते और प्रोटेस्ट भी पुटअप कर रहे हैं। बट देखते हैं आगे गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ये PSU है तो इसमें फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अजरबैजान करके एक एयरलाइंस थी जिसको शट डाउन किया रशिया ने, ऐसा बताया जा रहा है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। दिक्कत क्या हुई थी कि ये जो एयरलाइंस है ये जब रशिया जा रही थी, रशिया उतरने वाली थी, उस टाइम पे इस पर मिसाइल से स्ट्राइक किया गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि उन्होंने मिसाइल से स्ट्राइक इसलिए किया गया था क्योंकि वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये ड्रोन है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एयरप्लेन और आप उसको ड्रोन कैसे समझ सकते हो। प्रॉब्लम वो नहीं है, एक्चुअली वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये फ्लाइट थी उसके आसपास ही यूक्रेन की ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी। तो इन्होंने ड्रोन को निशाना बनाया था, बट गलती से इस पैसेंजर प्लेन पर वो स्ट्राइक हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। बट मुझे तो लग रहा है कि यूक्रेन वालों ने इनके साथ गेम खेल लिया, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि फिर इनकी बदनामी हो और आगे लोग इनको क्रिटिसाइज़ करें। और इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि वॉर में क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ होती है, और ह्यूमन कैजुअलिटी हुई उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। अब सिविलियन का जो हार्म हुआ है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है वो थोड़ी देखने वाली बात होगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 5.27 बिलियन से घटा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेन करेंसी एसेट अभी हमारे पास 556 बिलियन डॉलर्स है। वहीं पर हमारे पास गोल्ड 65 बिलियन डॉलर्स है, और एसडीआर हमारे पास 17 बिलियन डॉलर्स है, और IMF प्रिजर्व हमारे पास 4.22 डॉलर्स है। अब यहाँ पर एक बोल रहे होंगे आपकी SDR क्या है। SDR के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और मुझे पता चला कि यार SDR भी एक नॉट करेंसी बट इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से अकाउंटिंग होती है जो IMF इशू करता है सारी कंट्रीज़ को। और क्यों इशू करता है, क्योंकि जब कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आता है, जैसे 2008 में आया था, तो उस टाइम पे कहाँ आया था, वो USA में आया था, तो डॉलर मेजरली अफेक्ट हुआ, तो डॉलर गिर रहा था। तो अगर जो करेंसी मेजर करेंसी जो चलती है वही अगर स्टेबलाइज नहीं रहेगी और हमारे पास उसी का रिजर्व है तो हमारे तो सारी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसीलिए IMF अपना खुद की अकाउंटिंग करेंसी हर एक को इश्यू करता है, हर एक कंट्री को। इसको करेंसी नहीं बोलेंगे, ये असेट है। हर एक कंट्रीज़ को एक कोटा दे रखा है और उतना इशू करता जाता है ताकि उनको ये पर्टिकुलर चीज़ किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हो जाएगी और उनको एक ही करेंसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। RBI ने ये रिपोर्ट किया है कि इस बार फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 18,461 केसेस आए जहां पर 21,367 करोड़ का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। और RBI ने बैंक के ऊपर 86.1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है क्योंकि उनके सिस्टम में भी कुछ खामियां थी जिसकी वजह से ये चीज़ हो पाई। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इंडियन वुमेन क्या करती है, गोल्ड रहती है उसको अपने घर में रखती है। और आप शॉक हो जाएंगे कि RBI को अभी अभी रिसेंटली अराउंड 11 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड परचेस करना पड़ा था क्योंकि मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहा है, लोग रख के बैठे हुए हैं और उसकी वजह से करेंसी डिफिसिट भी आ रहा है एक्चुअली। और जब मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा ना तो आप बोलेंगे क्या हो रहा है।
पूरे इंडिया में अराउंड 24,000 वुमेन्स गोल्ड रख के बैठी हुई है। और ये जो गोल्ड का रिजर्व है ना, वर्ल्ड का 11% है इंडिया के पास, जिसकी वैल्यू 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब ये फिगर आप स्क्रीन पर देखिए, 24,000 टन्स का गोल्ड इंडियन वुमेन के पास है, जो अगर आप यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और इटली, जिनके पास हाईएस्ट गोल्ड है, उन सब मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। मतलब हम लोग बोलते थे ना इंडिया सोने की चिड़िया है, मैं तो बोलता हूँ अभी भी सोने की चिड़िया है, बस हम लोग उस मनी को फ्लोट नहीं होने देते, तो लोगों को पता भी नहीं लग पाता कि इंडिया सोने की चिड़िया है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आरबीआई ने ये रिपोर्ट किया है कि जो एट्रिशन रेट है बैंक्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एट्रिशन रेट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ जॉब जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं और जितनी हायरिंग नहीं हो रही उससे ज़्यादा फायरिंग हो रही है। अब इसमें गवर्नमेंट बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है। मेरे हिसाब से ये सब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि सेल्स टीम को अननेसेसरी पुश किया जा रहा है, मार्केटिंग को अननेसेसरी पुश किया जा रहा है और इनको इतने स्ट्रेचिंग टारगेट दिए जा रहे हैं कि इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है और कहीं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनका ऑपरेशन है वो भी इम्पैक्ट होता है। इन जनरल अगर आप देखेंगे कोई भी नया बंदा आता है और वो फिर से अगर काम करना स्टार्ट करता है तो जो पुराना बंदा छोड़ के गया और नया बंदा पूरा सीख के उसी पोटेंशियल के साथ काम करना जब तक स्टार्ट करेगा, उसी कैपेसिटी के साथ, तो अराउंड 82 से 105 डेज लग जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं फिर से उसी लेवल पर काम करने के लिए। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तो कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको ट्रेन करने के लिए, बट अगर आप दूसरे सेक्टर जाएंगे, जैसे आप जाएंगे आईटी सेक्टर, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, उसकी वजह से उनकी इनिशियल सैलरी भी कम हो जाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जा सकता है फ्यूचर में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एसबीआई ने अपने जो कुछ पार्ट ऑफ लोन था जो अदानी को उन्होंने दिया हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन्होंने 4,000 करोड़ का लोन दिया था 12 साल 3 महीनों के लिए, जिस पर 10.45% इंटरेस्ट था, जो बढ़कर हो गया है। इनिशियली वो इंटरेस्ट 8.95% था और ये लोन उन्होंने अदानी पावर को दिया था। बट अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि यूएसए में अदानी जी के ऊपर कुछ वारंट निकला है, तो उसकी वजह से एसबीआई की शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगी क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी ऑफ लोन दे रखा है। तब उनको प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोन हम रखते हैं, कुछ लोन हम दूसरी बैंक्स को दे देते हैं, ताकि जो मेरा रिस्क है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। अगर कुछ होता भी है आगे जाके तो एटलीस्ट इम्पैक्ट रहे वो कम हो जाए। अब इसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को 1200 करोड़ दिया गया है, 400 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है, यूनियन बैंक को 500 करोड़ दिया गया। मतलब इतनी रिकवरी ये बैंक्स करेंगे, बाकी जो बचा है वो एसबीआई ही करेगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट इनको भी कमाने को मिलेगा। हाउएवर इन्होंने कोई कस्टमर एक्वायर नहीं किया, बट इनको कस्टमर भी मिल गया, बट रिस्क भी मिल गई। अब देखते हैं फ्यूचर में कहानी कहाँ तक जाती है। आप और हम सब लोग अभी जब से व्हाट्सएप आया है, जब से कॉलिंग आई है, जब से इंटरनेट आया है ना, तब हम लोग पोस्ट को भूल गए। बट एक ज़माने में ना पोस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। मतलब लोग क्या करते थे, लेटर को पोस्ट करते थे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। मतलब उस सर्विसेज को कोई यूज़ नहीं करने लगा, तो अभी उनका डाउन ट्रेंड चालू हो, तो उन्होंने क्या किया था, पोस्ट ऑफिसेज को कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट किया था, जहाँ पर लोग पैसा जमा कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं देने लगे थे। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी की ओर भी ले जाना था। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है, कुछ ऑटोमेशन लाया है प्रोसेस में, और बिजनेस की प्रोसेस री इंजीनियरिंग की है और डिजिटलाइजेशन भी किया है, ताकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाई जा सके। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको ऐसे निकाल नहीं सकते, ले ऑफ तो नहीं कर सकते, तो फिर उनको कहीं ना कहीं उनको काम तो देना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी लेके आनी है। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव लिए जाने हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। रिलायंस ने पार्किंसन हेल्थ केयर को एक्वायर किया है। अब जो मेरी न्यूज़ देख रहे थे उनको ये पता है कि रिलायंस ने अभी कुछ अमेरिका की भी एक कंपनी थी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है, उसको भी एक्वायर किया था। तो मैं सोच रहा था कि फिर इसने पार्किंसन हेल्थ केयर को क्यों एक्वायर किया, तो मुझे समझ में आया कि पार्किंसन हेल्थ केयर है, इसका दिवालिया निकल चुका था। बेसिकली दिवालिया मतलब ये कंपनी बर्बाद होने वाली थी, तो रिलायंस ने आके उसको सेव किया है और जो भी उसके डेप्ट थे वो पे किया और उसमें स्टैक एक्वायर किया है। ये कार्किनोस हेल्थ केयर कंपनी है। ये क्या है, कैंसर रिलेटेड प्लेटफॉर्म बनाती है जिसमें कैंसर का डिटेक्शन किया जा सके और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके। मुझे जहाँ तक लगता है रिलायंस के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी। ये मेड प्लस को भी स्पेस देते हैं जहाँ पर वो अपने मेडिसिन बेच सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग इसको भी कहीं ना कहीं उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अभी रिसेंटली जो भी उनके एक्विजिशन है उससे मुझे एक चीज़ लग रही है कि रिलायंस जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आने वाला है। एआई के लिए ले लो, चाहे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के ले लो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन ले लो, चाहे दवाइयाँ ले लो, सब में घुसने वाला है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। क्या आपको पता है कि इंडिया में ओटीटी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। अब ओटीटी और रेगुलर चैनल में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले हमारा एंटीना हुआ करता था, दूरदर्शन चलता था, मस्त देखते थे। फिर आई छतरी में क्या एयरटेल वाले भी आए, डीटीएच वाले भी आए और डिश टीवी और बहुत सारे टाटा स्काई और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही, छतरी का हम 200-300 रुपये पे करते हैं और हमारे घर पे चैनल चलते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है और सब चीज़ अच्छी अच्छी होती रहती। अब उसके बाद आए ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, या जो भी प्लेटफॉर्म आए जहाँ पर आप
विदाउट ब्रेक के सब चीज़ें देख पाते हैं। अब दिक्कत ये इतना ज़्यादा ग्रो किया क्योंकि रिलायंस ने अपना इंटरनेट लेके आया, रिलायंस ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया और उसके ऊपर ही इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया, तो इसमें ग्रोथ अच्छी आई और उनको अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं करना पड़ा और उनको अच्छा खासा ग्रोथ भी मिल गया। तो रिलायंस ने बोला कि ये चीज़ अच्छी है क्योंकि हम लोग बहुत कम स्पेंड करके ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और वहीं पर दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। ये बात वहाँ से चालू हुई थी क्योंकि क्या होता है, OTT पे भी सेम चैनल आते हैं, वहीं पर अपने डिश टीवी पे भी सेम चैनल आते हैं, तो वो बोल रहे थे कि इनको एक ही जगह लगाएंगे। तो फिर रिलायंस ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो OTT के सपोर्ट में वहीं पर होना चाहिए मेजॉरिटी काम, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। वहीं पर अगर आप एयरटेल की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी छतरी लॉन्च करेगी, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ खर्चा कर रखा है, टाटा स्काई ने कुछ खर्चा कर रखा है और बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ खर्चा कर रखा है, तो वो चाहेंगे कि वहाँ पर जाए। अब ये जंग चल रही है, इसमें दाव पे चल रहे हैं, अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। वोडाफोन ने 11,650 करोड़ का डेप्ट है वो पे कर दिया है। वैसे तो ये कंपनी एक्चुअली फॉरेन में ज़्यादा फेमस है, बट इन्होंने यहाँ पर ट्राई से जो लाइसेंस लिया था 4G 5G का, उसका कुछ पेमेंट इनका पेंडिंग था जिसकी ड्यू डेट सितंबर थी, बट उससे पहले ही इन्होंने रीपेमेंट कर दिया है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम है ना इंडिया में, उसमें बहुत बड़ा इशू आ रहा है। उसमें बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ सिटी से बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जो ऐप पर जो वेटिंग टाइम है वो 10 से 15 मिनट गलत बताया। आपने कोई राइड बुक की, आपको जाना है ऑफिस, आपको 30 मिनट्स में पहुंचना है, तो आपने बोला ठीक है 10 मिनट में गाड़ी आएगी, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा और 10 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। बट दिक्कत क्या हो रही, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए उसको आने में, जो उस ऐप में गलत बता रहा था, तो उसकी वजह से आप ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने चाहिए। और इसके अलावा कैंसिलेशन फीस में भी कुछ इशू आ रहे हैं, मतलब अगर ड्राइवर भी कैंसिल करता है तो भी आपको आपका पैसा रिफंड नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा देखा गया है कि जब आदमी पे करने जाता है तो उसमें कुछ हिडन चार्जेस होती है जो 150 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के बीच में होते हैं। मतलब आपने जब राइड बुकिंग की, आप सोचते थे कि मेरे को 700 रुपीज़ लगेंगे यहाँ एयरपोर्ट से मेरी होटल को जाने को, और जब आप होटल पहुँचते तो आपको पता चलता है ये तो 900 रुपीज़ हो गए, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको देने पड़ते। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है कि इसके खिलाफ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो आने चाहिए। सब लोग जब ईवी की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं तो JSW ग्रुप कैसे पीछे रहे, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कुछ अपनी चीज़ें निकाली है। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया है जर्मन की कंपनीज़ के साथ ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में अपग्रेड कर सकें। उन्होंने मार्केट में एक एंट्री की टाइमलाइन भी दी है कि कब तक उनकी गाड़ी मार्केट में आएगी। उनके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है और कुछ इंटीग्रेशन किए जिससे उनके प्रोडक्शन में सस्टेनेबिलिटी रहेगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। स्नैपडील का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कुछ इस प्रकार रहा है। इन्होंने इस बार 384 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो 65% फैशन और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज से आता है, और इनका एबिटा अभी 16 करोड़ के लॉस में चल रहा है। पिछले साल वही 133 करोड़ का लॉस हुआ करता था, और इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 160 करोड़ का लॉस किया है, जो पिछले साल 282 करोड़ था। ठीक है, लॉस तो इंप्रूव हुआ है, अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। गूगल अपनी AI को अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने ब्राउज़र में और बहुत सारी जगह इंटीग्रेट कर रहा है। अब आप सोचिए कि आपको ऐप पर कुछ कैब बुकिंग करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बोलेंगे हे गूगल बुक मी द कैब फ्रॉम हियर टू देयर, वो जाएगा, वो एक ऐप खोलेगा, उस ऐप में बुकिंग डालेगा, आपको अमाउंट बताएगा और बुक करके दे देगा कन्फर्मेशन के साथ। कितना ईजी हो जाएगा, मतलब आपको फ़ोन के हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, वो सब चीज़ें कर देगा। आपको व्हाट्सएप बहुत सारे मैसेज आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब उनको हर एक को आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मली रिप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस पर्सन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो चाहता है कि हम इंटरेक्ट करें, कभी अपना फैमिली हो गया, कभी रिलेशन वाले हो गए, तो करना पड़ता है। अब वो सब चीज़ें ऑटोमेट हो पाएगी, मतलब आपने कुछ सेटिंग कर दी कि भाई जो मेरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर या कुछ विशेष है उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाए। हो सकता है कॉल में कुछ इंटीग्रेशन आ जाए जहाँ पर AI में समरी आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वॉइस चेंज हो जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन आ जाता है तो। हालांकि सैमसंग ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट गूगल के पास क्या है, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। OpenAI को लेकर अभी भी पंगा चल रहा है। OpenAI ने अभी कोर्ट में एक केस क्लियर किया है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि ठीक है आप कर सकते हैं करके, जब तक OpenAI का प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट तक नहीं पहुँच जाता। और फिर जब OpenAI ने अपनी मीटिंग की तो उन्होंने ये बताया कि हम जो आगे टूल्स और सब चीज़ें डेवलप करने वाले हैं वो हम प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर नहीं डेवलप करने वाले, हम लोग ये देख कर डेवलप करने वाले हैं कि जनता को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जनता का कैसे इससे फ़ायदा हो सके। अब मुझे तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि सैम अल्टमैन ने बहुत बार ऐसा कुछ बोला है और वो पलट भी गए, और एलन मस्क ने तो ऑलरेडी उनके ऊपर लीगल केस लगा ही रखे हैं, उनकी हीयरिंग तो चली रही है। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये बोलता हूँ कि जो कंपनी जितनी जल्दी ग्रो करती है ना, वो उतनी जल्दी नीचे भी आती है। हाँ, मुझे पता है इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे, इवन मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, बट मुझे एक ही डर सताया रहता है कि कब तक आप मनी को पंप इन कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लिमिट होगी जहाँ पर वो थ्रेशोल्ड हिट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो नीचे आना ही आना है। और ये जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट डेवलप किए ना, वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आप ChatGPT को अगर देखेंगे रिसेंट 2 to 3 ईयर्स में, तो भैया उनके मॉडल्स बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुके हैं। अब देखते हैं इनकी कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर।
चाइना ने अपनी एक हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च कर दी है जिसमें उन्होंने एडवांस डिज़ाइन बनाया है जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी और फास्ट भी चलेगी। और उसके अलावा वो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लेके आया है, मतलब अंदर आप मूवी भी देख पा रहे हैं, आप सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस भी ले पा रहे हैं, आप लग्जरी सीट भी बुक कर पा रहे हैं। चाइना के तो अलग ही कहने, उसका तो कोई तोड़ है भी नहीं। अब अगली न्यूज़ भी चाइना के स्पेस से आती है। पीबीओसी मतलब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उनका मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो हम लोग बोलते हैं ना चाइना को बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो। अगर चाइना ने एक बार इंडिया को बाइकआउट कर दिया ना, इंडिया कहीं का नहीं बचेगा। एक बार के लिए अमेरिका बाइकआउट करके तो हम लोग बच जाएंगे, चाइना बाइकआउट करके तो हम नहीं बच पाएंगे। इनका $5.2 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। और जो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, इसमें जो मेजर कंपनीज है लाइक HDFC, ICICI बैंक, इसमें भी उनके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो पैसा उठाते हैं ना तो हम तो गिर ही जाएंगे। तो प्रोडक्ट की बात अलग है, उनका पैसा भी बहुत है इंडिया में। इसी को लेकर गवर्नमेंट और RBI मिलकर कुछ रेगुलेशंस बना रही है ताकि हम फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को कैप कर सके और सर्टेन इंडस्ट्री में नहीं आने दें, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो हम सेफ रह पाएँ। That's it guys for today's video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.